हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग अपने एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर जो परीक्षा हमारी होने वाली है उससे संबंधित पीवाईक्यूज़ का अध्ययन करेंगे। तो ये जो मैं आपको पीवाईक्यूज़ करा रही हूँ ये सारे मिक्स हैं और ये सब भी आपके जीआईसी, एलटी इन सारी चीज़ों में आपके काम में आएंगे। तो आप लोग इसको देखें। और यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न अपना दिया है। जो पहला प्रश्न है, बंडूरा को सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जो कि हम सभी जानते हैं कि ये किसकी द्वारा दी गई है, ये बंडूरा के द्वारा दी गई है। इसके अनुसार ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन आयोग ने इसके क्योंकि आंसर करेक्ट इसमें 2 से अधिक है इसलिए इसको नन मान लिया था, या कॉमन अंक सबको मिले थे। तो इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं आपको बताऊँगी कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक, सिर्फ मैंने यहाँ पे इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है कि आप इसको देख लें कि बंडूरा की जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है वो किस नाम से, जो कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी रहते हैं और हमें हिंदी में समझ में आता है कि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये है बंडूरा जी, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है उनके सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये सिद्धांत तो हो गया एक, तो ये बंडूरा का ये हमारा सामाजिक और संज्ञानात्मक सिद्धांत है। हाँ, ये हमें एक चीज़ मालूम हुई। और ये जो इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने अपने सिद्धांत को बताने के लिए सन 1986 में एक पुस्तक लिखी। उसी पुस्तक के बारे में बताने के लिए मैंने इस प्रश्न को इंक्लूड किया है, क्योंकि कभी कभी बुक्स भी पूछ लेता है। ठीक है, तो उनके द्वारा खुद लिखी हुई पुस्तक थी वो, उसका नाम था सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। ठीक है, आप इसको पूरा कर लेंगे, थॉट एंड एक्शन नोट कर लें आप, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। तो ये किताब अगर आ जाए तो आप इसको जानते रहें कि ये किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ये बंडूरा महोदय ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, साइको सोशल थ्योरी के निर्माता कौन थे और साइको सोशल डेवलपमेंट वॉज प्रोपोनेटेड बाई। तो वही चीज़ें हैं कि किसने साइको सोशल डेवलपमेंट दिया है और किसने दिया है, ये इरिक एरिक्सन महोदय ने दिया है। और इन्होंने अपने डेवलपमेंट में 8 स्टेजेस का वर्णन किया है। अक्सर प्रश्न में ये पूछ ही लिया जाता है कि जो इनका ये सिद्धांत है, उन्होंने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो ये साइको सोशल थ्योरी जो है उसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, तो इस सिद्धांत को हम लोग मनोसामाजिक विकास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साइको सोशल, तो मनोसामाजिक विकास ये किसके द्वारा दिया गया है, इरिक एरिक्सन के द्वारा दिया। इन्होंने 8 स्टेजेस बताई हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे 8 स्टेजेस यहाँ पर दी हुई हैं, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जो इनकी पहली स्टेज है उसमें है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो सबसे पहले क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, और इसकी एज भी क्या है, मैं एज बताती चलूँ आपको, ये 0 से 2 ईयर, ये फर्स्ट वाले का है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे है एनाटॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। तो ये 2 वर्ष से लेकर के आपकी है 3 वर्ष तक। ठीक, ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट, तो स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। फिर थर्ड स्टेज जो है वो इनिशिएटिव गिल्ट है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, मतलब पहल बनाम ये है पहल शक्ति बनाम दोषिता। ठीक है, ये गिल्ट वाला ये दोषिता, और इसकी एज क्या है, 4 to 6 ईयर है। फिर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, हाँ, तो ये स्टेज 4 है। स्टेज 4 को हम कहेंगे कि आपकी स्कूल अवस्था की अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या होता है, परिश्रम बनाम, इसको हिंदी में मैं बता रही हूँ, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, तो ये 4 स्टेज है, स्टेज नंबर 4 है। तो पहले 0 to 2, 2 से 3 हो गया, और 3 से जो हम 0 to 3 ये सेकेंड स्टेज है। और जो ये थर्ड स्टेज है वो इस थर्ड स्टेज क्या है, आपकी प्री स्कूल एज वाली है, 4 to 6 ईयर है। ठीक है, 4, 5, 6। फिर उसके बाद इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ये है आपकी स्कूल एज का है। तो स्कूल एज है क्या, 6 to 12 एज। ठीक है, 6 to 12। फिर जो 5वीं स्टेज है जिसमें है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न। तो
ये क्या है, आपकी 5वीं स्टेज है और इसका एज क्या है कि अहम की पहचान बनाना तथा भूमिका संभ्रांति, ये 12 से 20 वर्ष की है, ये किशोरों में देखी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेज 5 है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो ये स्टेज 6 जो है उसमें घनिष्ठता बनाम विकृत है। यहाँ पर स्टेज 6 में है घनिष्ठता बनाम विकृत। ये है आपकी 20 से लेकर के 30 वर्ष की अवस्था। ये एज भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेता है यहाँ से। फिर उसके बाद है आपकी ये है स्टेज नंबर 7 है जेनरेटिव्स वर्सेस स्टैग्नेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्टेज 7 में, जिसको हम कहें अगर तो रहेगा जनात्म सता बनाम स्थिरता। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेज 8 है इंटीग्रिटी, मतलब अहम को पहचानना और बनाम निराशा। तो इसकी स्टेज क्या हो जाती है, 65 वर्ष से अधिक की ये है, और ये है जो आपकी ये यहाँ पर ये 30 वर्ष से 60 वर्ष की एज है, और ये 65 वर्ष से ऊपर वाली एज है आपकी वृद्धावस्था वाली बिल्कुल है। ठीक है, तो अहम संपूर्णता बनाम निराशा। तो इस तरह से 6 स्टेजेस में किसने बांटा है, इरिक इरिक्सन महोदय ने। यहाँ पे मैंने सबके एज भी अलग अलग लिख दी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एज के अकॉर्डिंग भी, और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अहंकार के समारोह पर आधारित है। इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन द फंक्शन ऑफ ईगो इज बेस्ड ऑन आनंद का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, रिफ्लेक्स एक्शन और प्रैक्टिकल अनुभव। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसके उत्तर में आप देखेंगे कि अहंकार के समारोह पर आधारित है। इन ह्यूमन डेवलपमेंट द फंक्शन ऑफ ईगो इज बेस्ड ऑन, ईगो किस पर, इड ईगो और सुपर ईगो, 3 चीज़ें की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ईगो है ना, तो ये इड ईगो और सुपर ईगो ये किसके द्वारा दिया हुआ था बताइए, तो इड ईगो सुपर ईगो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था। तो ये जो ईगो है ये वास्तविकता के सिद्धांत पर है, और जो इड है ये आपके आनंद के सिद्धांत पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो जो इड है हमारा वो आनंद के सिद्धांत पर, ईगो हमारा वास्तविकता के सिद्धांत पे, और फिर उसके बाद जैसे अगर सुपर ईगो की बात करते हैं तो सुपर ईगो में क्या होता है, इसमें जैसे नैतिकता है, चिंता के स्रोत के रूप में कार्य करता है। अहंकार, आदर्श और विवेक दोनों इसमें शामिल होते हैं। तो ये सुपर ईगो की मैं बात बता रही हूँ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे ईगो दिया है, तो ईगो पे क्या, वास्तविकता का सिद्धांत। अगर इसी की जगह इड दिया होता तो इड पर हम आनंद का सिद्धांत पर लगाते, और सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया ही गया है। और इनके द्वारा कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है इन्होंने ही दी है। लिबिडो का सिद्धांत, मतलब लिबिडो की भी बात इन्होंने की है। फिर जीवन प्रत्याशा, मुमूर्षा, इन सब की बात सभी हमारे सिगमंड फ्रॉइड महोदय के द्वारा दिया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई देता है, टाइफाइड में, यूटीआई में, डायबिटीज़ में, टीबी में। तो ना ये टीबी में दिखेगा, ना यूटीआई में, और फिर उसके बाद ना ये टाइफाइड में। ठीक है, तो ये दिखेगा किसमें, ये हमारे किसमें दिखता है, ये डायबिटीज़ में दिखता है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेरिया, ये सब किसके लक्षण हैं, ये डायबिटिक मेलाइटस के लक्षण हैं। अच्छा, ये जो है डायबिटीज़ में दिखता है, तो मतलब पॉलीयूरिया लिखा है ना, पॉलीयूरिया मतलब यूरिनेशन का यूरिन का बार बार पास आउट होना, पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया की बात करें तो पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। क्या लगता है, प्यास लगती है ना, पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग। ठीक है, और फिर पॉलीफेजिया में क्या होती है, भूख ज़्यादा लगती है। तो ये अगर इस तरह से तीनों टर्म पॉली करके आते हैं तो ये किसके हमारे लक्षण होते हैं, मधुमेह के लक्षण होते हैं। हिंदी में बहुमूत्रता भी इस वर्ड इसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, और यूटीआई जो है वो हमारा कहाँ से है, यूटीआई हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसमें क्या होता है, उसमें जो मूत्र मार्ग है उनमें क्या होता है कि इन्फेक्शन आ जाता है, जैसे किडनी, मूत्राशय या मूत्र मार्ग में होने वाला संक्रमण है। ठीक है, और आधुनिक जीवन शैली के कारण महिलाओं में यूटीआई आम रोग बन चुका है, जिसका सबसे बड़ा कारण अस्वच्छ शौचालय का इस्तेमाल करना है।
ठीक, तो यूटीआई के बारे में बता दिया, टाइफाइड तो हम सभी जानते ही हैं, टीबी भी, ट्यूबरकुलोसिस भी जानते हैं, डायबिटीज़ के बारे में अभी बता दिया, और इसके 3 मेजर लक्षण भी मैंने आपको बता दिए, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और पॉलीफेजिया। ये किसका है? डायबिटीज़ का लक्षण है। फिर अगला प्रश्न है, रेशे या वस्त्र की खुरदुरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये अबरेशन रेसिस्टेंस, ठीक है, यही है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि देखिए जीन्स वगैरह रहती है ना, तो उस तरह के डेनिम जो बनाए जाते हैं कपड़े, वो इस तरह से कपड़ों से बनाया जाता है जिसमें कि क्या, एब्रेशन रेसिस्टेंस हो, ठीक है, तो मतलब घर्षण को सहने की क्षमता होगी, तो वही क्या हमारा एब्रेशन रेसिस्टेंट, मतलब घिसावट प्रतिरोधकता हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंथ क्या होती है हमारी, जो मजबूती क्या होती है, मजबूती ये दिखाती है कि किसी कोई भी रेशा, ये वैसे अगर देखा जाए तो ये सब फाइबर की जो फाइबर है हमारा, रेशा जो है उसकी क्या है, ये सब प्राइमरी क्वालिटीज़ के अंतर्गत आता है। या यहाँ पर प्राइमरी क्या, ये तो आपकी सेकेंडरी में आती है, लेकिन ये स्ट्रेंथ क्या है, प्राइमरी में आती है कि कितने हद तक हम किसी चीज़ को खींच सकते हैं और धागा कब तक मजबूत रह सकता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, कि कितना ज़्यादा तनाव सामर्थ्य है उसमें, वो हमारी स्ट्रेंथ हो जाती है। फिर उसके बाद आपकी रेजिलेंसी जो है, रेजिलेंसी जो आपकी प्रतिस्कंदता है, प्रतिस्कंदता में क्या है, खींचने के बाद अपनी मौलिक रूप पर पुनः धारण कर लेना, वो प्रतिस्कंदता के अंतर्गत आता है। और कोहेसिवनेस क्या है, एक रेशे की एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता जो होती है वही कोहेसिवनेस कहलाती है। अच्छा बताइए, कॉटन की कोहेसिवनेस कैसी होगी, गुड होगी कि नहीं? तो गुड होगी कॉटन की ना। तो फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से प्राकृतिक सेल्यूलोज फाइबर नहीं है, निम्न में से प्राकृतिक सेल्यूलोज फाइबर नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सेल्यूलोज फाइबर? जूट, हेम्प, क्यूप्रामोनियम और कॉयर। तो ये प्राकृतिक सेल्यूलोज फाइबर नहीं है। अच्छा, ये भी हमारा जूट भी हो जाता है, फिर उसके बाद हमारा हेम्प भी हो जाता है, देखिए गांजा लिखा रहता है ना यहाँ पर, इसको देख लिया करें आप। कॉयर भी हो गया, ये भी हमारा अच्छा, कॉयर कहाँ से प्राप्त होता है? ये फलों से ना, फलों से प्राप्त होता है, फलों के छिलके से प्राप्त होने वाला चीज़ है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो ऊपर जो इस तरह से मटेरियल, जिसको गोल्डन जूट के नाम से भी हम सभी जानते हैं ना, तो ये हमारा कॉयर है। और हेम्प क्या है, हेम्प किससे प्राप्त होता है? ये हमें स्टेम से, तने से प्राप्त होने वाला रेशा है, ठीक है। जूट है, जूट हमको प्राप्त होता है, तो ये भी उसी तरह का, जूट भी हमको क्या, रेटिंग वगैरह करके तब जूट का निर्माण करते हैं, तो ये सारे हमारे प्राकृतिक हो जाते हैं, ठीक है। क्यूप्रामोनियम की बात करें हम, तो ये हमारा मैन मेड फाइबर, जिसमें कि जो इसका बेस फाइबर वो है, जो बेस मटेरियल है वो तो हमारा सेलुलोज ही होता है, लेकिन ये मैन मेड है क्योंकि इसमें कुछ केमिकल क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा, इसकी 3 अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्यूप्रामोनियम की बात हुई है, तो मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि जो ये रेयॉन है हमारा, इसी रेयॉन की ही क्वालिटी है, कौन कौन सी है? एक है नाइट्रोज सेल्यूलोज, एक है विस्कस रेयॉन, और तीसरा है हमारा क्यूप्रामोनियम, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो ये मैन मेड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। देखिए मैंने पहले बताया नहीं उस ऑप्शन आपको, तो अभी बताती हूँ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है। फिर अगला है, अगला प्रश्न है, अधिगम विकलांगता कहा जाता है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी किसको कहते हैं? आत्मकेंद्रित को, मानसिक विकलांगता को, और डिसलेक्सिया को, भावनात्मक विकलांगता को। तो यहाँ पर आत्मकेंद्रित, मानसिक विकलांगता, डिसलेक्सिया और भावनात्मक विकलांगता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहा है, सीखने में अक्षमता, ठीक है। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो हमारे मेंटल, फिजिकल, मेंटल हो गए, इमोशनल हो गए, ये सारी चीज़ें हो जाती है ना, उसके कॉग्निटिव के अंतर्गत आता है। लेकिन ये हमारे लर्निंग एबिलिटी, मतलब जब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं उस समय जो हमें डिसेबिलिटी होती है उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो प्रश्न के वो क्या पूछना चाहता है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखें कि अधिगम विकलांगता कही जाती है तो वो क्या होता है हमारा, डिसलेक्सिया होता है। अच्छा, डिसलेक्सिया होता है क्या है कि ये क्या है कि यह सीखने की एक प्रकार की विकलांगता है। डिसलेक्सिया मतलब कि क्या, बोलने में,
जो दिक्कत होती है वही तो उसी के अंतर्गत आता है। तो लगभग 10% बच्चों में अधिगम विकलांगता की समस्या होती है। सीखने की विकलांगता मुख्यतः कितने प्रकार की? 3 प्रकार की है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। कौन कौन सी हो गई हमारी? ये हमारी हो गई डिसग्राफिया हो गई, डिसलेक्सिया हो गई और डिसकैल्कुलिया। तो डिसकैल्कुलिया तो हमें याद ही रहता है कैलकुलेशन से कि गणित संबंधी विकार, ठीक है। फिर डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसग्राफिया है ये लिखने में अक्षमता, जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उस समय अक्षमता होती है। और फिर उसके बाद डिसग्राफिया हो गया और डिसलेक्सिया हो गया, ये बोलने की अक्षमता हो गई, ठीक। तो इस तरह से इन तीनों को भी आप याद रखिए कि किस तरह के विकार होते हैं। इसमें क्या होता है, डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया में डिसग्राफिया और डिसकैल्कुलिया ये तीनों हो गई। और डिसलेक्सिया में बच्चों को शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो बोलने में या पढ़ने में, अगर बोलने ना वर्ड ये यूज़ करके जो आता है एग्ज़ाम में वो मैं बोलती यहाँ पे करती हूँ, नहीं तो आप पढ़ने वाला ढूंढने लगेंगे तो बोलने वाला क्या, पढ़ने में, ठीक। पढ़ने में क्या हो जाता है, बच्चों को दिक्कत होने लगती है। और फिर ये और डिसग्राफिया में क्या, ये लिखने संबंधी विकार है। और डिसकैल्कुलिया में आपको क्या हो गया, गणित के कैलकुलेशंस में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो और ये सारी चीज़ें अलग हैं कि आपका आत्मकेंद्रित विकास से जुड़ी एक गंभीर समस्या है जो बच्चे बातचीत करने और दूसरों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है। चलिए, ये प्रश्न हो गया, इसका उत्तर हमको मिल गया कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में उपयोग करता है। रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में उपयोग करता है, कुकिंग गैस स्टोव, ठीक है। कुकिंग गैस स्टोव यूज एज अ फ्यूल एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, लकड़ी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा, एलपीजी गैस स्टोव यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये ना कहें कि आप कोई और चीज़ है। तो एलपीजी हमारे सभी के घर में है, क्या है, एलपीजी। और इसका क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको अगर इंग्लिश में कहें तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, जो कि क्या है, हमारा रसोई घर का एक ईंधन है, ठीक। तो लड़ने या उड़ान का हार्मोन, लड़ो उड़ो वाला हम लोग बहुत इसको एकदम रटे हुए होते हैं, ये क्वेश्चन हमारा गलत भी नहीं होता है। कौन सा, एड्रेनल और नॉन एड्रेनल, ये दोनों जो है ये क्या है, लड़ो उड़ो हार्मोन हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन कहाँ पे होता है, अधिविक ग्रंथि में, मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में स्रावित होता है। मेन हम सभी जानते हैं वृक्क ग्रंथि में, ये हमारी वृक्क ग्रंथि, वृक्क मतलब हमारे जो गुर्दे हैं उनमें क्या, ऊपर की तरफ इस तरह से यहाँ पर ये हार्मोन उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन से स्रावित होते हैं। कहाँ से स्रावित होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन से स्रावित होते हैं। और देखिए नॉर एड्रेनल जो है ये हृदय के हमारी धड़कन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि यह त्वरित प्रक्रिया की शुरुआत करता है जिससे व्यक्ति को सोचने और तनाव में लड़ने में मदद मिलती है, इसलिए इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, थायराइड क्या है, तो थायराइड भी क्या है हमारा, ये भी एक हार्मोन है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, ये हमारा थायराइड हार्मोन हो गया। और प्रोलैक्टिन हम सभी जानते हैं ये क्या होता है, दुग्ध ग्रंथि को क्या उत्तेजित, उत्तेजित नहीं करता, उत्तेजित करने का काम तो वो दूसरा एक हार्मोन है। और एक बच्चे के जन्म के स्तनपान कराने के लिए यह हार्मोन महिला में पिट्यूटरी ग्रंथ द्वारा रिलीज होता है जिससे महिला स्तनपान कराने में सक्षम बनाती है। तो ये कौन सा हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया। और ये ग्रोथ हार्मोन जो है जिसको सेमेटिट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, और ये भी कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही आता है। और यह मूल रूप से कई अमीनो एसिड वाला प्रोटीन हार्मोन है और यह विकास, कोशिका प्रजनन, कोशिका उत्पादन तथा मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में उत्तेजित करने का कार्य करता है। तो आंसर इसका हो गया ए, और मैंने आपको इन तीनों हार्मोन के बारे में बता भी दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
इलेक्ट्रोमायोग्राफी नापता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशियों की थकान को, हड्डियों के बीच का, मांसपेशियों के बीच का और टिश्यू के एफिशिएंसी का। तो जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी है इसको ये क्या, मांसपेशियों के बीच का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेनोमेना अकरिंग इन द मसल्स। तो जो हमारे मसल्स में जो फेनोमेना मतलब जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उसको क्या मापने का एक यंत्र है। तो यहाँ पे एक नैदानिक प्रक्रिया है जिसमें मांसपेशियों और तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन करता है। इसे विद्युत पेशी लेखन कहते हैं। इसको विद्युत पेशी लेखन के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो हम सभी जानते हैं कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया है, एडगर डेल ने दिया है और यह एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रश्न है। और इन्होंने कब इसको दिया था, इनके जो ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया है इन्होंने ये कहा है कि जिन चीज़ों को हम मतलब जैसे जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को करते हैं तो उतना ज़्यादा हम उससे सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या डायरेक्ट वो होते हैं मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं उस कार्य को करने में तो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। और सबसे बात मतलब जैसे अगर हम किसी चीज़ को सिर्फ सुन लेते हैं तो वो क्या होता है, तो उस चीज़ को सबसे कम सीख सकते हैं। तो इन्होंने जो दृश्य श्रव्य तरीके हैं सीखने के, मतलब किसी चीज़ को याद करने के या किसी चीज़ को समझने के लिए, तो उसी पर उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था एडगर डेल महोदय ने। ठीक है, और ये कब आया था, सन 1946 में, 86 नहीं सॉरी 46 में। कब आया है, सन 1946 में आया है। तो ये किसके द्वारा है, एडगर डेल के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने शिक्षण में दृश्य श्रव्य तरीकों पर एक पाठ्यपुस्तक में शंकु अनुभव की अवधारणा को पेश किया है। इन्होंने मतलब जो ये है इन्होंने बताया कि जितना ही ज़्यादा हम किसी चीज़ को देखते हैं और खुद करते हैं, खुद इन्वॉल्व होते हैं उसमें, तो उस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं और सबसे कम तब सीखते हैं जैसे किसी चीज़ को सिर्फ सुन लेते हैं, सिर्फ एक ही इंद्रिय काम कर रही है तो फिर क्या होता है उसमें सबसे कम इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऊपर की तरफ ये छोटा होता चला जाएगा और नीचे की तरफ बड़ा होगा। तो मतलब जितना ज़्यादा, तो इस तरह से जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है वो किसके द्वारा दिया गया, एडगर डेल के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, परिवार किस प्रकार की संस्था है, सामाजिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था, शैक्षणिक संस्था और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे परिवार से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और हम जब सभी जानते हैं क्या, परिवार एक सामाजिक संस्था है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जो वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो और परिवार में जैसे जैविकीय जैसे रहता नहीं, जैविकीय आवश्यकता है, आवश्यकता है। तो जैसे विवाह की जब हम बात करते हैं, परिवार की बात नहीं करते हैं, विवाह की जब हम बात कर रहे थे, विवाह ये अलग टॉपिक है। ठीक है, तो अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली में अगर देखा जाए तो संख्या के आधार पर देखा जाए तो दो प्रकार की हो जाएगा, आपका एकाकी हो जाएगा और संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या, सब सारी चीज़ें संयुक्त रहती हैं और ख़ास करके संयुक्त किचन की व्यवस्था होती है और जहाँ पर दादा दादी और उनके बच्चे और फिर उनके नाती पोती एक ही घर में रहते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है, योग्यताधारी मानव संसाधन उत्पादित करना, अधिक संख्या में स्नातक परास्नातक तैयार करना, अच्छे नागरिक का विकास करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है उच्च शिक्षा का लक्ष्य जो होता है वो होता है आपका योग्यताधारी मानव संसाधन उत्पादित करना, जो हमारा सब। अच्छा, ये एक परिभाषा भी दी है कि अगर मानव के लिए कोई भी अगर स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है तो वो कौन है, वो मानव ही है। तो अगर पूछा जाए कि ये डिफिनीशन किसके द्वारा दी गई है, तो आइंस्टाइन महोदय जो थे, जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने कहा कि मानव के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिसोर्स कौन है, मानव ही है। तो ये एक कोटेशन है, मुझे बड़ी अच्छी लगी तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया और आप इसको याद भी रखें। ठीक, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है, योग्यताधारी मानव संसाधन उत्पादित करना ये उच्च शिक्षा का लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है, प्रसार शिक्षा गुणात्मक वृद्धि, परिमाणात्मक वृद्धि, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रसार शिक्षा का जो सफल निरीक्षण है वो क्या निर्धारित करेगा, तो वो आपकी
निर्धारित करता है आपकी गुणात्मक वृद्धि और परिमाणात्मक वृद्धि। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों हो सकता है, लेकिन इसका भी जो उत्तर है ये कोई निश्चित नहीं है। और इस प्रश्न का जो अर्थ है मतलब यहाँ पे आयोग ने किसी भी विकल्प को सही नहीं माना है कि जो प्रसार शिक्षा है का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है। प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, जो सफल निरीक्षण है प्रसार शिक्षा का वो क्या प्रदान करता है। गुणात्मक वृद्धि करता है, परिमाणात्मक वृद्धि करता है, उपरोक्त दोनों ए बी और ए एंड बी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आयोग ने किसी का आंसर सही नहीं माना है। अब जो भी रहा हो उस टाइम जो भी रहा हो, ठीक। तो सफल निरीक्षण क्या चीज़ प्रदान करेगा कि लोगों के गुणों का विकास। जब हम प्रसार शिक्षा का अगर हम बात करें कि इस प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन की नहीं मैं बात कर रही हूँ, प्रसार शिक्षा के उद्देश्य मैं बता रही हूँ आपको कि अगर मैं बात करूँ कि प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो प्रसार शिक्षा का क्या है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, उनको आर्थिक रूप से निर्भर बनाना, महिलाओं को सशक्त करना, ये सारे क्या हैं प्रसार शिक्षा के आपके जो उद्देश्य हैं कि किस उद्देश्य से प्रसार शिक्षा का काम किया गया। जैसे व्यक्ति हैं जो मतलब विलेजर्स हैं उनके उत्पादन में वृद्धि करना। तो ये इस तरह से अगर देखा जाए तो गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन आयोग ने इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं माना है, इसलिए मैं भी आपको इसमें बता नहीं रही हूँ। सिर्फ मैंने आपको प्रसार शिक्षा के उद्देश्य बताए, इसके अलावा और कुछ नहीं बताया है। अगला है शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन का महत्वपूर्ण गुण क्या है। तो शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन का, जैसे कि कोई भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसका जब आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ये देखिए आपके एचआरएम का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें कौन सा गुण है जो अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कुशल प्रबंधन, छात्र व कर्मचारियों का कल्याण, संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, तो ये सारी चीज़ें हैं। कुशल प्रबंधन आपका है, छात्र व कर्मचारियों का कल्याण है, संस्था में उद्देश्यों की पूर्ति और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो यहाँ कोई भी संस्था जैसे है शैक्षणिक संस्थान है तो उसका जो गुण होता है, तो उसको जो भी मैनेजर है उसको मतलब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना ही रखता होता है, ठीक है। तो वो उसका जैसे कार्य अगर आ जाए कि शैक्षणिक संस्थाओं में जो आपका मैनेजमेंट है उसमें क्या महत्व है, तो सबसे पहले महत्व की बात अगर हम करें तो जैसे प्रबंधन सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है, तो ये हो गया। फिर प्रबंधन का कार्य संस्था के कुल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्न के समान दिशा है। और अगर तीसरे की बात करें, प्रबंधन अपनी संस्था के छात्र व कर्मचारियों के कल्याण के लिए सहायक होता है, कार्य को प्रभावी ढंग से करना होता है। शैक्षणिक प्रबंध जो है वो क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है और प्रबंध निरंतर, और हम सभी जानते हैं क्या है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस उत्पादन में ओटाई की आवश्यकता होती है। तो ओटाई की जो हम लोग बात कर रहे हैं, गिनिंग क्या होता है, जो कोय निकालने वाला काम होता है वही है आपका गिनिंग। जो उसमें तो वो जैसे ये आपका करेक्ट मैं बताऊं पहले आपको, कॉटन में ओटाई की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले कल्टीवेशन में क्या होता है, कल्टीवेशन मतलब खेती करना। तो जैसे इसका कुछ क्रम है, जो आपका सूती वस्त्र उत्पादन है उसका कुछ क्रम है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कपास की खेती करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद गिनिंग करते हैं, ठीक है। गिनिंग को ही गिनिंग भी पूछ लिया जाता है और साथ में ओटाई भी पूछ लिया जाता है। कई परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप ध्यान देंगे इस पे कि कपास के कोए बिन लेने के बाद कपास के रेशे उसमें से निकाल लिए जाते हैं। तो छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, तो वही क्या है, उसको मतलब निकाल लिया जाता है। वही क्या है, जब उसको रेशे को अलग कर दिया जाता है तो वही क्या होता है, हमारी ओटाई। उसी कार्य को क्या कहते हैं हम, ओटाई। कपास के
फल में बीज 2/3 भाग होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? बिनौले कहते हैं। क्या कहते हैं? बिनौले कहते हैं। तो ये ओटाई की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाँ, और कपास के रेशों से इन बिनौलों को निकालने की प्रक्रिया ही गिनिंग कहलाती है। तो गिनिंग मतलब गिन कर क्या कर लिया हमने? बिन लिया। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको शायद याद हो जाए। तो सबसे पहले क्या होता है? कल्टीवेशन, मतलब क्या? कपास की खेती करना। उसके बाद क्या करना होता है? गिनिंग करना होता है। और अगर कपास की खेती का जो समय होता है कि कितने दिन में कपास की खेती हम कर सकते हैं, तो वो आपके हो सकती है 6 महीने, 6 महीने से 5 से 6 से 7 महीने तक का इतना समय उसमें लगता है। अगर दिनों में अगर इसको हम करते हैं तो 6 × 18 मतलब कि करीब 180 से 200 दिन का समय लगता है, 6 महीने का समय लगता है। तो हाँ, मैं स्टेप्स बता रही थी। तो सबसे पहला क्या था? हमारा कपास की खेती करना। दूसरा मैंने बताया आपको, दूसरा क्या है हमारा? गिनिंग। ठीक है, गिनिंग या ओटाई। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। तो सेकंड पे हमारा हो जाता है गिनिंग या ओटाई करना। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा है गांठों को खोलना। बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेगा भी, गांठों को खोलना। फिर चौथे पे है कार्डिंग। ठीक, कार्डिंग है। कार्डिंग के बाद डबलिंग है। डबलिंग के बाद कॉम्बिंग है। अच्छा, ये कार्डिंग और कॉम्बिंग भी ऐसा टर्म है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कार्डिंग है, ठीक है, तो ये जो कार्डिंग है, कार्डिंग में क्या करते हैं कि इस तरह से ये ऐसा उसको क्या करते हैं? रेशों को बराबर करने की कोशिश करते हैं, कार्डिंग करते हैं। और कॉम्बिंग में क्या करते हैं? जिसे तो यहाँ पर रेशों को क्या सुलझा करके क्या कर दिया था? समानांतर बना लिया जाता है। यही कार्डिंग में ही देखा जाए, आप देखेंगे कि छोटे रेशे बड़े रेशे, तो इसको थोड़ा थोड़ा अलग कर लिया जाता है। लेकिन जब कॉम्बिंग की क्रिया है तो ये और भी ज़्यादा फाइबर में फाइननेस लाने के लिए होती है। उसमें बिल्कुल धागों को क्या कर लिया जाता है? रेशों को सुलझा लिया जाता है और समांतर बना लिया जाता है। दोनों में यही अंतर है। फिर अच्छा, चौथा है हमारा कार्डिंग, फिर उसके बाद डबलिंग, फिर कॉम्बिंग। कॉम्बिंग के बाद आता है पूनी बनाना। अब पूनियाँ बनाने को भी अगर देखें कि पूनियाँ बनाने को हम क्या कहेंगे? तो पूनियाँ बनाने को हम कहते हैं जो स्लाइवरिंग। ठीक, तो ये हमारा 7 स्टेप में क्या आ जाता है? हमारा पूनी बनाना। कंघी करना तक हो गया। कॉम्बिंग मतलब कंघी करना। ओके, तो अगर पूनी बनाना हो गया, पूनियाँ बनाना हो गया, तो इसमें क्या हो जाता है? हमारा स्लाइवरिंग हो गई। ठीक, कताई करना, स्पिनिंग हो गया, बुनाई करना। कभी कभी यहाँ कताई से पहले रोविंग भी हो जाता है, ऐंठन प्रदान करना, ये भी आ सकता है। ठीक है, बुनाई करना, वीविंग हो गया, और फिर उसके बाद परिसज्जाएँ कराना, फिनिशिंग आ गया। तो मैं बिल्कुल ये आपको बता रही हूँ। यहाँ पर रोविंग है, रोविंग भी एक स्टेप होता है। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। आपको कहीं कहीं 14 स्टेप तक कॉटन में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, रट करके स्टेप को नहीं याद करना है, क्योंकि अरेंज करने के लिए भी लगा दिया जाता है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही अरेंज करना होता है। तो इसीलिए जितनी भी ये टर्म्स हैं, ये हमें बिल्कुल याद होना चाहिए कि कौन से स्टेप में क्या काम होता है। कल्टीवेशन अगर आ गया तो हम जान रहे हैं कपास की खेती करना। हार्वेस्टिंग आ गया तो फसलों को काटना भी कहीं कहीं आप देखेंगे हार्वेस्टिंग भी उसमें इंक्लूड है। गिनिंग है, फिर उसके बाद रहेगा कि गांठें बांधना, गांठें खोलना, इस तरह से भी बढ़ा देते हैं। ठीक, फिर कार्डिंग है, डबलिंग है, कॉम्बिंग है, रोविंग है, स्लाइवरिंग है, रोविंग है, फिर उसके बाद स्पिनिंग है, फिर वीविंग है, फिर उसके बाद फिनिशेस। फिर फिनिशेस में भी आपकी बहुत सारी फिनिशेस, बेस फिनिशेस, केमिकल फिनिशेस, स्पेशल फिनिशेस, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न था कि किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है, तो करेक्ट आंसर इज कॉटन के लिए ओटाई मतलब गिनिंग की आवश्यकता होती है। प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। पिछले सारे एग्जाम्स में आपके टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं, फाइबर की, जैसे कि सिल्क का है, वूल का है ना, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, कॉटन का भी है। तो इसलिए आप लोग किसी भी चीज़ को स्किप ना करें, सारी चीज़ों को याद रख लें। और लिनन का भी जो हमारा बनाने का जो तरीका है उसको भी आप अच्छे से जान लें। अगला प्रश्न है, कॉलर और कफ में सिलाई के लिए किस प्रकार की सिलाई का कफ की सिलाई में किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें है स्लैंट हेमिंग,
वर्टिकल हेमिंग, स्लिप स्टिच और ब्लैंकेट स्टिच। तो पहली बात, स्लिप स्टिच जो है ये जो है यहाँ पर तिरछी सिलाई का जो टाका लगाता है, वो कई जो अस्तर वाले कपड़े हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, तिरछी सिलाई का टाका वहाँ पर स्लिप स्टिच जो है, जो फिसलन वाले वस्त्र होते हैं उनके लिए स्लिप स्टिच का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद सीधी हेमिंग, वर्टिकल हेमिंग की बात कर रहा है। तो सीधी हेमिंग अगर हम करेंगे तो वो तुरपाई ही है हमारी एक तरह की ये भी। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कफ और कॉलर में उसका इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल भी दिखता नहीं है, तो वो क्या है, हमारी स्लैंट हेमिंग स्टिच है, जिसमें कि दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और आपकी जो ब्लैंकेट स्टिच है, उसके ब्लैंकेट स्टिच के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जो तिरछी हेमिंग है उसमें कॉलर और कफ की सिलाई में तिरछी हेमिंग सिलाई का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या होती है, दिखाई नहीं देती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, हमने यहाँ पे मोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी सी, और ये होती कैसे है, उसमें क्या होता है, जो राइट साइड होता है, जो फ्रंट साइड होता है, वहाँ से क्या करते हैं, बहुत छोटा सा लूप लेते हैं और नीचे की तरफ ज़्यादा लूप ले लेते हैं। फिर यहाँ थोड़ा सा लूप लिया, नीचे की तरफ ज़्यादा लिया, फिर थोड़ा सा लिया और नीचे की तरफ ज़्यादा लिया, तो सेम कलर के धागे से करते हैं और बिल्कुल भी ये दिखता नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, हमारा तिरछी हेमिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद जैसे किसी एज को कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लैंकेट स्टिच का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, दूध का प्रयोग किसके धब्बे मिटाने के लिए किया जाता है, बॉल पेन स्याही, खून, हल्दी, नेल पॉलिश। तो दूध का प्रयोग किसके लिए किसके धब्बे हटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए है, बॉल पेन की स्याही के लिए दूध के धब्बे को हटाने का प्रयोग किया जाता है। जो स्याही का धब्बा है उसको हटाने के लिए किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कच्चा दूध, दही, नींबू का रस, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्या क्या चीज़, नींबू का रस और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। और हल्दी का धब्बा लगाने के लिए तो हम तो जानते ही हैं, इसमें क्या करते हैं, वहाँ पे साबुन गर्म जल से धो लें, फिर उसके बाद धूप में साबुन लगे हुए गर्म जल से धुल लें और धूप में क्या करने, सुखाने के लिए रख देंगे, तो वैसे भी वो निकल जाएगा। अगर रेशमी वस्त्रों की बात करें तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट व अमोनिया के घोल में बारी बारी से धोएं, हल्दी के लिए, ये तो रेशमी सिल्क के लिए अलग से दिया हुआ है। और नेल पॉलिश के धब्बे जो हैं वो किस चीज़ से जाते हैं हमारे, वो आपके एमाइल एसीटेट का प्रयोग करके दाग को छुड़ाएं। रेशमी व रेयन वस्त्रों पर एमाइल को ही प्रयोग करके दाग छुड़ाएं और वह रेशमी व रेयन वस्त्रों पर एमाइल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है नेल पॉलिश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो स्याही का धब्बा है उसके लिए, किसके लिए, आपका बॉल पेन की स्याही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दूध का प्रयोग उसी के लिए किया जाता है। और खून के धब्बों को हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी डालते हैं या ठंडा, तो कभी भी जो हमारे प्रोटीन वाले वो हैं उसमें हम लोग गर्म पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं ताप पर क्या होती है, वो कोगुलेट हो जाती है और भी गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर गर्म पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। ठंडे पानी से उस दाग को छुड़ाते हैं, गुनगुने पानी में कुछ बूंदे अमोनिया की डाल कर फिर दाग को छुड़ाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सी होती है, द मोस्ट पॉपुलर सीम इज, कौन सा सीम है जो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, टक सीम है, स्लॉट सीम है, प्लेन सीम है या फ्रेंच सीम है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है जो हमारी प्लेन सीम है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि ये ट्रांसपेरेंट कपड़े के लिए है या फिर हमें इसकी एज को छुपाने के लिए इसलिए हल्का हल्का लें, या ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल इसमें क्या होता है, इंटरलूपिंग, और ये जो निडल है वो पेनिट्रेट करती है कपड़े को, यहाँ से लूप लेती है और ऊपर ले जाकर जितना ऊपर रहता है उतना ही नीचे, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो जो प्लेन सीम होती है हमारी वो सबसे मजबूत होती है, क्योंकि जो ये धागा है ये ऊपर नीचे दोनों एक ही, ये देखिए एक ही तरह से ऐसे
जाता है, मतलब निडल पेनिट्रेट करके जितना ही नीचे लेके जाती है उतना ही ऊपर लेकर के जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अगर जैसे सम और विषम की भी बात होती है तो यहाँ पर सम टाके लगते हैं। ठीक है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो क्योंकि ये किसी मतलब कोई भी ये ऐसा नहीं कुछ डेकोरेटिव सीम है, तो डेकोरेटिव नहीं, ये स्ट्रक्चरल सीम है जो कि हमारे ड्रेस को स्ट्रक्चर प्रदान करती है, इसीलिए ये साधारण सीम के अंतर्गत आता है। तो ये सबसे ज़्यादा मजबूती आपकी इसी में होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी भी डिज़ाइन के सभी भागों में संपूर्ण वस्तु को आपसी तालमेल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है संतुलन, लय, अनुपात, बल। किसी भी डिज़ाइन में भागों के संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अच्छा, अनुपात, अच्छा इसमें जितनी चीज़ें हैं संतुलन, लय, अनुपात, बल, ये क्या है? कला के सिद्धांत हैं या कला के तत्व हैं? आप बताइए। ठीक है, आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, ये सारे क्या है? हमारे कला के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, संतुलन क्या होता है? संतुलन जो होता है वो संतुलन के अंतर्गत जो है वो संतुलन का अर्थ आराम व शांति में स्थित से होता है। संतुलन ऐसा आरामदायक प्रभाव है जो रंगों व आकृतियों के केंद्र को चारों ओर रखकर इस प्रकार प्राप्त किया जाता है कि केंद्र के प्रत्येक ओर एक समान आकर्षण बना रहे। ओके, ठीक है। तो संतुलन भी हमारा दो प्रकार का, कौन कौन सा? एक होता है औपचारिक संतुलन और दूसरा होता है अनौपचारिक संतुलन, संतुलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और लय क्या है? कला में लय अर्थ एक सरल व संबंधित रास्ता है जिससे कि हमारी आंखें रेखाओं, आकार व रंगों की व्यवस्था की यात्रा करती हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पेंटिंग यूँ लगाई, फिर एक ऐसे लगाई और एक ऐसे लगाई। हाँ, तो अब क्या हो रहा है? हमारी आंखें इस तरह से उस पर यात्रा कर रही हैं, तो क्या हमें यहाँ पे एक लय मिल रही है। ठीक है, तो ये इसी तरह से ये हमारा रिदम हो गया। ठीक, अनुपात जो है अभी अनुपात के बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं बताया। अनुपात किसी भी डिज़ाइन के सभी भागों में वह संपूर्ण व आपसी तालमेल को ही हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। और संतुलन क्या था हमारा? संतुलन ये है, संतुलन एक ऐसा आरामदायक प्रभाव है जो रंगों व आकृतियों के केंद्र के चारों ओर रखकर इस प्रकार प्राप्त किया जाता है कि केंद्र के प्रत्येक ओर एक समान आकर्षण बना रहे। मतलब केंद्र के प्रत्येक ओर एक समान आकर्षण बना रहे, वो क्या है? हमारा संतुलन है। ठीक, फिर उसके बाद बल, मतलब जिस चीज़ को हमें एम्फसाइज करना होता है उसके ऊपर एक अलग सा हम बल देते हैं, प्रकाश के माध्यम से, कुछ सामान्य के माध्यम से ना उस चीज़ को हम क्या करते हैं? बल प्रदान करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि जो बल जो है ये हमारा कला का वह सिद्धांत है जिसके द्वारा नेत्र को किसी भी व्यवस्था में पहलू के सबसे महत्वपूर्ण वस्तु को आकर्षित करना होता है और फिर उस बिंदु से वस्तु के अन्य विवरण पर उसके महत्व के अनुसार घूमते हैं। तो मतलब किसी भी चीज़ को, हमारी जो सबसे अच्छी चीज़ है जिसको हमने मान लीजिए हमने कोई अपने हॉल में एक बढ़िया सी चीज़ लगाई। ठीक है, एक हमने अपने बढ़िया सा एक फाउंटेन टाइप का कुछ लगाया या फिर बढ़िया सा झूमर लगाया, तो उसके अगल बगल भी इस तरह से हम अपना जो हमारा इंटीरियर है उसको इस तरह से करेंगे कि उसमें फोकस आए, उस चीज़ को, जिस चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं वो चीज़ दिखे। ये नहीं कि हमने दूसरी चीज़ पे इतना ज़्यादा उसको सजा बना दिया कि उससे ज़्यादा ध्यान दूसरी चीज़ पे पड़ रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एम्फेसिस। और प्रकाश के द्वारा, रंगों के माध्यम से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको मिल ही गया था कि किसी भी डिज़ाइन के सभी भागों में व संपूर्ण वस्तु में आपसी तालमेल जो है वो क्या है? तो वो है हमारा अनुपात। ठीक है, वो क्या है? हमारा अनुपात है। मुझे लग रहा है कि बाय मिस्टेक मैंने संतुलन शायद अगर कह दिया हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अनुपात जो है, प्रपोर्शन, यही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक, सी है भाई, ए मत समझिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों कि शायद मैंने स्टार्टिंग में आपको संतुलन के बारे में बताने, प्रकार बताने के चक्कर में ये हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, परिधान में संरचनात्मक डिज़ाइन उत्पन्न किया जाता है। देखिए, दो तरह की डिज़ाइन होती है, एक होती है आपकी स्ट्रक्चरल और दूसरी होती है डेकोरेटिव। तो ये क्या पूछ रहा है? ये आपकी संरचनात्मक, मतलब संरचनात्मक में क्या है?
मतलब कि आपकी ये स्ट्रक्चर आपके कपड़े को स्ट्रक्चर प्रदान करेगा। ठीक है। अच्छा, अगर कशीदे की बात करें, अगर हमें करेक्ट आंसर नहीं मालूम है तब भी हम देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज़ करेंगे और हमें देखिए कैसे बढ़िया से आंसर मिल जाता है। ठीक है, कशीदे के द्वारा। ठीक, तो एम्ब्रॉयडरीज क्या है, फंक्शनल होगी कि डेकोरेटिव, तो ऑब्वियसली ये डेकोरेटिव है। लेस के द्वारा, अच्छा हम दुपट्टा लेके आए या सूट लेके आए, उसमें लेस लगाया तो क्या होगा, ये डेकोरेशन ही तो कर रहे हैं, डेकोरेटिव। सितारे, सलमा सितारा, दबका, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया तो डेकोरेशन के लिए। तो अब आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है हमारा कॉलर के द्वारा। कफ और कॉलर स्ट्रक्चरल के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये अगर जैसे आप सोच रहे होंगे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल में क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी ड्रेस हमने बनाया तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने जोड़ा, यहाँ पे आर्म होल आ गया, वेस्ट पोर्शन आ गया, नीचे का पोर्शन आ गया, आपका जो भी कुछ है इस तरह से हमने बनाया। तो अब हम यहाँ पे जो हमने स्टिचिंग की, इस तरह से नेक लाइन वगैरह बनाई, यहाँ पे स्टिचिंग की, ये सब किसके मतलब जिससे कि वस्त्र का आधारभूत ढांचा हमारा तैयार हो रहा है। पॉकेट्स हैं, आपके कॉलर्स हैं, आपके बेल्ट हैं, ये सारी चीज़ें, बेल्ट तो आपकी उसमें आ जाएंगी, आपकी डेकोरेटिव में आ जाएगी, क्योंकि फिटिंग के माध्यम से भी आप कर सकते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये स्ट्रक्चर, मतलब कपड़े का स्ट्रक्चर जिस चीज़ों से तैयार होता है वो आपकी स्ट्रक्चरल है। और इसको सजाने के लिए हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे फ्रिंजेस हैं, आपके जितने सारे लटकन लगाए हमने, बीड्स लगाए हैं, डोरियां लगाई हैं, जो कि क्या डिज़ाइन इस तरह से हैं, वो सब क्या हैं, वो सारी हमारी किसके अंतर्गत आती है, वो हमारे आपके डेकोरेटिव के अंतर्गत आती है। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जो डिज़ाइंस हैं परिधान पर वो दो तरह की हैं, एक है आपकी स्ट्रक्चरल और दूसरी है आपकी ये देखिए ये स्ट्रक्चरल है और दूसरी है डेकोरेटिव। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल को हम फंक्शनल के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल दोनों हम कह सकते हैं, संरचनात्मक या कार्यात्मक। ठीक, और दूसरी कौन सी है, डेकोरेटिव। तो डेकोरेटिव के बारे में अगर आप दिमाग से सोचेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक, अगला है हमारा फैशन चक्र दिखता है। भाई फैशन चक्र किस आकार का दिखता है, तो घंटी के आकार का, यू आकार का, वी आकार का, गोलाकार का, तो कुछ नहीं, ये हमारा बेल शेप कर्व है। ठीक, ये कैसा है, ये बेल शेप कर्व है। तो फैशन चक्र जो है जिसमें कि हम लोग देखते थे कि उसको 5 भागों में बांटा गया था ना। तो इसमें सबसे पहले कौन थे, आपके सबसे पहले जो थे कि जिन्होंने सबसे पहले ग्रहण किया, फिर उसके बाद सबसे पहले इनोवेटर थे, फिर अर्ली एडॉप्टर थे, फिर एडॉप्टर थे, फिर अब एग्जैक्टली इस टाइम याद नहीं आ रहा है मुझे कि अगर बात मैं करूं तो सबसे पहले क्या कहें, शैली का परिचय, फिर शैली की वृद्धि, फिर शैली की लोकप्रियता ऊपर आ जाती है, फिर उसके बाद लोकप्रियता में क्या होती है, गिरावट आती है, फिर शैली की अस्वीकृति आती है। नहीं, मैं जो आपको बता रही थी वो दूसरा कुछ था। ये यहाँ पर मैं यहाँ पे फैशन चक्र की यहाँ पर बात कर रही हूँ, जहाँ पे साइकिल की बात हो, जिसमें हम लोगों ने फैशन चक्र में अलग अलग तरह की साइकिल पढ़ी थी। जैसे हमारी फैट साइकिल थी, क्लासिक थी ना, जो बहुत जल्दी आती है और फिर चली जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फैशन चक्र होता है, फैशन चक्र को आमतौर पर 5 चरणों में विभाजित किया जाता है। इसके 5 चरण हैं। तो ये पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये यहाँ पे हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। तो इस तरह से 5 चरण में इसको विभाजित किया जाता है। सबसे पहली बात तो शैली जब नई नहीं आती उसका परिचय, फिर उसकी लोकप्रियता में वृद्धि होती है, फिर उसके बाद पीक पर हो जाती है लोकप्रियता, फिर उसके बाद लोकप्रियता में गिरावट आती है, फिर उसके बाद क्या हो जाती है, शैली को अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा बेल शेप कर्व बन जाता है। और अगला प्रश्न है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, घंटी के आकार का। फैशन चक्र कैसा दिखता है, घंटी के आकार का दिखता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन बांझपन को रोकता है। वही विटामिन बांझपन को रोकता है जो विटामिन सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी इसको कहते हैं। अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है कि विटामिन ई जो है, जो मनुष्य व जंतु हैं उनके प्रजनन संस्थान के लिए आवश्यक होता है। और बांझपन में ये मत कभी समझिएगा केवल स्त्री, इसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों आते हैं। और इसका केमिकल
केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम है। और इसके ये एग्जाम में पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है कि अनाजों के भ्रूण के तेल में मुख्य रूप से पाया जाता है। उसमें शायद प्रश्न था कि संपूर्ण अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक, तो फिर अगला प्रश्न ये, अगर विटामिन ए की बात करें तो ये हमारे विज़न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है भाई। और विटामिन डी की बात करें तो ये जो विटामिन डी है वो क्या है हमारा, ये हमारी हड्डियों, हमारे दांतों, इन सारी चीज़ों के लिए आवश्यक है। और इसकी कमी से क्या रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टोपोरोसिस और ऑस्ट्रोमलेशिया। विटामिन ए की कमी से की बात मैं करूँ तो इसमें रतौंधी नामक रोग है आपका, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। विटामिन के हम सभी जानते हैं क्या होता है, ये हमारे रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि रक्त का थक्का जमाने वाले विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और यह प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक होता है। और प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में परिवर्तित होकर फाइब्रिन में बदल जाता है। किसमें, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में परिवर्तित होकर फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिन क्या है, यह एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है। इसका प्रश्न तो हम तभी आंसर इसका तो बहुत ही इजी है, जिसको याद है उसके लिए बहुत ही इजी है। आप एसेंशियल फैटी एसिड सारे याद कर लीजिए, नॉन एसेंशियल आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आपका लाइसिन है, ल्यूसिन है, ट्रिप्टोफैन है, वैलिन है, आइसोल्यूसिन है, थ्रियोनिन है, मिथियोनिन है और फिनाइलाइनिन है, आर्जिनिन है और हिस्टोडिन है। तो इस तरह से देखा जाए कि 10 हमारे 10 क्या हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा लाइसिन यहाँ पे एसेंशियल के अंतर्गत आता है। लाइसिन, ल्यूसिन, वैलिन, ये सब सारे एसेंशियल हैं और ये जो है ये हमारे नॉन एसेंशियल में चले गए। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, कुछ इसमें सेमी एसेंशियल भी आपको दिखेंगे, नॉन एसेंशियल, बच्चों के लिए आवश्यक, ये इस तरह से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। कि जो आपका पाश्चराइजेशन से प्रश्न है कि दूध का पाश्चरीकरण किस तापमान पर किया जाता है। तो पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज डन एट व्हाट टेम्परेचर, 145 डिग्री फ़ारेनहाइट, 135 डिग्री फ़ारेनहाइट, 125 डिग्री फ़ारेनहाइट और 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि आपका 145 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, तो यहाँ पर आप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बहुत ध्यान रखिएगा। तो जो दूध का पाश्चराइजेशन है उसके वो 2 प्रकार का होता है। और ये जो पाश्चराइजेशन प्रक्रिया है इसकी खोज किसने, लुई पाश्चर ने 20 अप्रैल सन 1862 में की। कब, 20 अप्रैल सन 1862 में लुई पाश्चर महोदय के द्वारा आपका जो ये है पाश्चरीकरण की प्रक्रिया, इस चीज़ की बात की गई। और इस प्रक्रिया में दूध को अधिक तापमान पर गर्म करने के बाद तेज़ी से उसे ठंडा किया जाता है। और ये विधियाँ, तो 2 प्रकार की विधि अगर पूछ ले पाश्चराइजेशन की तो आपकी एक हो गई होल्डर विधि और दूसरे में अधिक ताप व कम समय विधि। तो इस जो अधिक ताप और कम समय विधि है इसमें भी 3 प्रकार का रहता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर पर और उससे भी कम टेम्परेचर पर। तो अगर देखें तो होल्डर विधि की बात करें तो इस विधि में दूध को 144.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर आधे घंटे के लिए गर्म किया जाता है। कितने पे, 144.5 डिग्री तापमान पर आधे घंटे के लिए गर्म किया जाता है और फिर तुरंत 15 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दिया जाता है। किस पर, 15 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दिया जाता है। तो फिर ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, सेल्सियस नहीं, सॉरी ये गलती से हो गया, 50 आपका डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। और यह छोटे पैमाने पर पैथोजेनिक को नष्ट करने का तरीका है। तो मतलब जो होल्डर विधि है ये छोटी विधि है और अधिक ताप व कम समय विधि ये क्या है, जब बहुत ज़्यादा बल्क में मिल्क वगैरह को काम किया जाता है, जो कि हमारे डेयरी वाले जो काम होते हैं उसमें आपका इस विधि का प्रयोग किया जाता है। हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड पर आपका 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। ठीक है, कितनी देर के लिए, 15 सेकंड्स के लिए, 45 नहीं है भाई, ये 15 सेकंड्स के लिए गर्म किया जाता है और फिर उसके बाद 40 डिग्री सेल्सियस पर तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर समय बहुत कम लगा और यहाँ पर क्या हो जाता है, समय
कम लगता है और ये 161 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 15 सेकंड के लिए रखते हैं और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तुरंत ठंडा कर देते हैं। ठीक, तो ये अधिकतर इस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसी विधि का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। लेकिन हमारे ऑप्शन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अगर यहाँ 165 लिखा होता तो हम उसी को करेक्ट करते, तो 161 लिखा होता, तो यहाँ पर ये लिखा नहीं है, तो यहाँ पर किसने होल्डर विधि का जो है होल्डर विधि उसको पकड़ा गया है। तो 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसको क्या किया जाता है, टेम्परेचर पर दूध को गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है। थायरॉक्सिन ये कहाँ से निकलती है भाई, तो जो ये थायरॉक्सिन है यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है और यह हार्मोन शरीर की अनेक क्रियाओं को प्रभावित करता है। मेन किस चीज़ के, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ये प्रभावित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर कि कमी से पूछ रहा है, अधिकता से नहीं पूछ रहा है, कमी से क्या होगा। तो हाइपर मीन्स क्या हो जाता है, ज़्यादा, और हाइपो मीन्स क्या हो जाता है, कम। तो यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। और इसकी कमी से हाइपोथायराइडिज्म तथा अधिकता से हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। ठीक है, और यह हार्मोन मूत्र में कैल्शियम फास्फोरस का उत्सर्जन बढ़ाता है तथा शरीर में आयोडीन की मात्रा को संतुलित रखता है। ध्यान से सुनिएगा, यह हार्मोन थायरॉक्सिन जो है यह हार्मोन क्या करता है कि कैल्शियम फास्फोरस का उत्सर्जन बढ़ाता है तथा शरीर में आयोडीन की मात्रा को संतुलित रखता है। स्कर्वी के बारे में हम सभी जानते हैं कि विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होती है। डर्मेटिटिस की बात करें तो यहाँ पर फैटी एसिड्स की कमी से और विटामिन ए की कमी से भी फ्राइनोडर्मा, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। हाँ, यहाँ पे आपका डर्मेटिटिस, जब भी यहाँ डर्म की बात हो जाएगी तो आप याद रख लेंगे, जैसे फ्राइनोडर्मा, तो स्किन से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो डर्मेटिटिस के अंतर्गत आती हैं और यह त्वचा से संबंधित बीमारी है। इसे एक्जिमा भी कहते हैं और इस बीमारी से प्रभावित होने वाले हिस्से में क्या होता है, खुजली होती है, जलन होती है और लाल निशान आ जाता है। स्किन पर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये डर्मेटिटिस या डर्मेटाइटिस लिखा हुआ, डर्मेटिटिस भी प्रोनाउंस करते हैं, तो ये आप समझ लें। और हाइपर थायराइडिज्म जो है ये थायरॉक्सिन की कमी अगर होगी तब ये होगा हाइपो, और हाइपर की बात जब अधिकता हो जाएगी तो हाइपर में ये देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है। विटामिन, लवण, आयोडीन और प्रोटीन। हम सभी जानते हैं जो हमारा ग्वाइटर है वो किसकी कमी से हो जाता है, या हमें आयोडीन की कमी से हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, ग्वाइटर में जो थायराइड ग्लैंड है उसका क्या होता है, आकार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया है। मैकाले ने, कोलिन ने, फंक ने और फिशर ने। तो जो ये विटामिन शब्द है उसका आविष्कार किसने किया है, फंक ने 1912 में इस नाम को प्रस्तावित किया था और जीवन का सुरक्षात्मक तत्व होने के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया, विटामिन रखा गया। मतलब जीवन नाम ही है कि जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, और इस तत्व में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही इसका नाम विटामिन रखा गया है। प्रश्न पीजीटी में पूछा जा चुका है कि किस तत्व के कारण विटामिन का नाम रखा गया था, और देखिए उसमें नाइट्रोजन भी था और मेरे ख्याल से ऑप्शन मैं भूल गई हूँ, लेकिन उसका करेक्ट आंसर नाइट्रोजन होगा। अगला प्रश्न है, एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारीय आवश्यकताएं होती हैं। एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारीय आवश्यकताएं होती हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार। हाँ, 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार। ठीक, अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किस रोग के निदान का उपचार है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑन्कोलॉजी कौन सा ऐसा रोग है, रोग का निदान एवं उपचार है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑन्कोलॉजी के लिए कैंसर की बात करते हैं। तो ये कैंसर का निदान एवं उपचार, ऑन्कोलॉजी जिसको अबुद्ध विज्ञान भी कहते हैं, और यह आयुर्विज्ञान की शाखा है जो कैंसर से संबंधित है। कैंसर समस्त विश्व के लिए एक प्रमुख समस्या
है। और ये जो कैंसर है, कैंसर का उपचार करने हेतु मुख्य 3 विधियां हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और कीमोथेरेपी ऑन्कोलॉजी। ठीक है, तो अब आपको याद आ गया होगा कीमोथेरेपी से। तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल आपका ये है जो रेडिएशनल, जिसको हम कहते हैं रेडिएशन के थ्रू जो देते हैं थेरेपी, वो क्या है, एक तो सर्जिकल हो गई, मतलब कि शल्य चिकित्सा के द्वारा ये हो गया, और फिर उसके बाद आपकी कीमोथेरेपी, उसमें भी ऑन्कोलॉजी लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंसर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब ऑन्कोलॉजी से आप भूलेंगे नहीं। ORS का पूर्ण रूप क्या है? ORS का पूर्ण रूप क्या है? तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है। और जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो उनको क्या करता है? सामान्य स्तर पर लाता है। अक्सर जब डिसेंट्री, डायरिया या बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो उस समय क्या हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ये दोबारा हो गया क्या? ORS का पूर्ण रूप क्या है? मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो यहाँ पर क्या हो गया? विटामिन डी। तो किसका संश्लेषण होता है? विटामिन डी का संश्लेषण होता है। और विटामिन डी वसा में घुलनशील हार्मोन का एक समूह है, जो कि इसके 3 प्रमुख, वैसे तो देखा जाए तो 3 प्रमुख हैं विटामिन डी। भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से क्या होता है? रक्तचाप बढ़ता है। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है सोचने की इसमें आवश्यकता। रक्तचाप बढ़ता है, तरल का अवधारण होता है, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड्स, सही बात है, फ्लूइड्स, बढ़ता हुआ रक्त का आयतन, इंक्रीज ब्लड वैक्यूम्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कभी भी आंसर मत करिएगा कि भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से क्या हो जाएगा, तो रक्तचाप बढ़ता है, तो ए पे ना लगाएं। ठीक है, तरल का अवधारण होता है, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। आप इंग्लिश की तरफ जरूर देखें, हिंदी में देखने में क्या होता है आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर ये करेक्ट होता है। अगला है, किस स्थिति में काई स्क्वायर टेस्ट उचित होगा? तो इस प्रश्न में मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। मैं ज़रूर आपसे, पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था, मैं ज़रूर आपको टेस्ट के बारे में एक क्लास दूंगी, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि होता क्या है ये सब। तो आबादी व नमूना विचरण परीक्षण के लिए वास्तविक और उम्मीद आवृत्तियों की निकटता का परीक्षण करने के लिए अपेक्षित परिणाम में प्रयोगात्मक परिणाम के विचलन की डिग्री मापन हेतु और इसमें से सभी, तो इन सभी के लिए प्रयोग होता है काई स्क्वायर टेस्ट का। अच्छा, काई स्क्वायर परीक्षण या काई वर्ग परीक्षण जो है वो क्या है? वर्ग वितरण होता है जब कोई परिकल्पना सत्य नहीं है। ठीक है, क्या? जब कोई परिकल्पना सत्य नहीं है उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका उपयोग आबादी और नमूना विचरण परीक्षण के लिए, वास्तविक और उम्मीद आवृत्तियों की निकटता का परीक्षण करने के लिए और अपेक्षित परिणाम से प्रयोगात्मक परिणाम के विचलन की डिग्री मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर अगला प्रश्न जो है वो भी आपका स्टैटिक से ही है। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? अच्छा, कोई भी काम हम रैंडम करते हैं तो अचानक से कर लिया तो वही हमारा रैंडम हो गया। कुछ वर्ड से भी हम लोग पकड़ेंगे तो उसमें कुछ समझ में आपको आएगा। ठीक, तो रैंडम सैम्पलिंग से होता क्या है? हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिले। ठीक है, तो रैंडम में क्या हो गया? हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलता रहे। फिर शोधकर्ता के पास विभिन्न सामाजिक समूहों को भरने के लिए एक निश्चित कोटा तो उसमें होगा नहीं, एक ज्ञान संभावना की रणनीति और हर 9th यूनिट। हाँ, तो यहाँ पर जो रैंडम सैम्पलिंग है उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इसी को हम क्या, यादृच्छिक प्रतिदर्श भी कहते हैं। इस प्रतिदर्श में समग्र की सभी इकाइयों में से किसी भी इकाई को लिए जाने की संभावना होती है। मतलब रैंडमली हमने किसी भी को उठा लिया, कोई जरूरी नहीं हम इसी क्रम से नहीं या कहीं से भी ले लिया। और इस प्रकार यादृच्छिक प्रतिदर्श वही होगा जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, धुलाई वाला सोडा किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अच्छा, धुलाई वाला जो सोडा है उसके अंतर्गत क्या आता है कि चिकनाई को, मोम को, लिपस्टिक को या इनमें से
सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धुलाई वाला सोडा। किस चीज़ को प्रयोग करने के लिए? चिकनाई को हटाने के लिए, ग्रीसी स्टेन को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तेल, घी, मक्खन, ग्रीस आदि धब्बे चिकनाई वाले हैं और धुलाई वाले सोडे का साबुन तथा गर्म पानी से छुड़ाया जाता है। चिकनाई के दाग को हटाने के लिए घोलक पदार्थ जैसे पेट्रोल आदि का भी प्रयोग किया जाता है। और जैसे मोम के धब्बे की बात करें तो उसको खुरच कर छुड़ा दें। धब्बे के दानों को ब्लेटिंग पेपर पर रख कर खूब गर्म इस्त्री से कस कर दबाएं तो मोम का धब्बा हट जाएगा। ठीक है। लिपस्टिक का धब्बा की बात करें तो मेथिलेटेड स्पिरिट के दाग को स्पंजन करके बाद में उस धब्बे को छुड़ाया जाए तो साबुन के पानी से धुल करके स्प्रिट ना मिले तो अल्कोहल का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए हो गया। वॉशिंग सोडा का प्रयोग किस लिए? ग्रीसी स्टेन को। अब आप सोच रहे होंगे वो अवशोषक विधि में जो है आपका पाउडर है और जो आपका चॉक्स हैं उन सारी चीज़ों को क्या कर दिया जाता है और उसके ऊपर छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद हटा देते हैं तो बहुत सारी क्या होता है, जो स्टेन होता है वो अपने साथ चिकनाई को सोख लेता है। तो वो भी एक विधि है। लेकिन यहाँ पर वॉशिंग सोडा है तो उसमें चिकनाई को हटाने के लिए। तो इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस ख़त्म होती है और आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आगे भी मैं इसी तरह से आपको सारे PYQs जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो देती रहूँगी। ओके, बाय बाय।